नमस्कार दोस्तों, भाषाई श्याम आज आपका स्वागत है। और आज मैं सबसे जो पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक इंडियंस मेक इन इंग्लिश। तो इंडियंस तो मैंने बस ऐसे नाम डाल दिया है, बाकी मिस्टेक्स तो हर बंदा करते हैं। जिन्होंने इंग्लिश बनाई है वो खुद मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ऐसे एरिया और जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर लोग बस गलतियाँ करते हैं और सुधारने वाला कोई है नहीं, तो गलतियाँ आगे ही चलती चली जाती हैं। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों की संगत में रहें, उनके आसपास रहें जो थोड़े एक्सपर्ट हैं, जिनको नॉलेज है। तो इससे आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप सही रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन उतना बेटर होगा। तो इंग्लिश का एक तरह से हवा बना रखा है। इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं। फ़र्क इतना है कि जहाँ पे लैंग्वेज बनी है वहाँ आसपास बहुत छोटे कंट्री बहुत सारे हैं। जैसे कि इंडिया में छोटे छोटे स्टेट हैं, ऐसे वहाँ पे कंट्री हैं। तो उन सभी की लैंग्वेज और कल्चर का इम्पैक्ट इस पर आया है। इस वजह से इसमें लगभग 70-80% वर्ड तो टोटली बाहर से अडॉप्ट किए गए हैं। और अब आप देखेंगे इसमें रोज़ाना हिंदी, उर्दू, बाकी लैंग्वेज से भी, साउथ इंडियन लैंग्वेज जो होती हैं उनसे वर्ड अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो इतना कुछ इसमें है नहीं। मैं सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं और आपका रेस्पॉन्स सही आता है तो मैं आगे टेंसेज को देखूँगा कि टेंस बहुत ज़रूरी हैं। और टेंस को मैंने ओवर सिंप्लीफाइड किया है बहुत ज़्यादा, और उससे मुझे लगता है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इंग्लिश में इतना सिंपल पढ़ने के बाद। तो जहाँ तक चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत होती है टीचर एंड रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यूट्यूब हैं, इतने सारी वीडियो हैं, वेब पेजेज हैं, किताबें भी हैं। लेकिन दिक्कत होती है अगर आपके पास टीचर सही नहीं है तो हो सकता है कि आप कभी उस पर ग्रिप नहीं कर पाएँ। तो चल देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो डिड के साथ होती है। जैसा कि आप जानते हैं, डू, डज, डिड, डन, ये वर्ब की इसकी 3 फॉर्म जो होती हैं। डू और डज जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेसिक जो उसकी बेस फॉर्म होती है, डिड उसकी सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद डन होती है। लेकिन आपने देखा होगा हमेशा डिड के साथ इंडियंस तो हमेशा मिस्टेक करते हैं, और बड़े बड़े लोग करते हैं। जैसे कि आप पहला सवाल ये देखते हैं, डिड आई टोल्ड यू अबाउट हर, क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया। तो ये सेंटेंस बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन इस पर आप आगे बढ़ें तो आप देखेंगे डिड जो खुद डू की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड जो टेल की सेकंड फॉर्म है। तो भाइयों, इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा जहां आपको एक सेंटेंस में वर्ब की 2 फॉर्म मिल जाएं। तो आप ये देखें कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो अब देखते हैं कि जैसे हम एक सिंपल सा सेंटेंस उठाते हैं प्रेजेंट टेंस का, जैसे कि आई एम टेलिंग यू, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, टेल इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, अगर आपको इसका सवाल बनाना है तो आपको पता है कि इस एम को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, हिंदी में जिसको प्रश्नवाचक बोला जाता है। तो देखें, एम आई टेलिंग यू, क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो था उसमें आपने सवाल पूछ लिया, ये आपने नॉर्मल स्टेटमेंट रखी और इससे आपने इंटरोगेटिव बना दिया है उसको हेल्पिंग वर्ब का आगे। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं, अगर आप बोलते हैं कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब आपसे बोले कि इसका कोई सवाल बनाओ, तो सवाल कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो आप बोलेंगे हम नो को आगे रख देंगे, ये मेन वर्ब है। तो देखें, नो को अगर आप रखते हैं नो आई यू, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। 2 प्रोनाउन हैं, ये एक साथ आ गए, इनके लिए कोई वर्ब ही नहीं। तो ऐसे को बनाने के लिए डू का यूज़ होता है। डू के बहुत सारे यूज़ हैं, डू का ये स्पेशल वीडियो बनाया जा सकता है, डू के ऊपर काफ़ी उसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम डू को हेल्पिंग वर्ब बना के देखें, यहाँ पे एम को रखा था, यहाँ को डू पे रख दिया, डू आई नो यू, तो अब ये परफेक्ट हो गया है। आपने एक नॉर्मल असर्टेटिव स्टेटमेंट से एक इंटरोगेटिव बना दिया है। अब देखें, अगर पास्ट में बात करते हैं तो आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बताया। अब देखें, अगर आप इसे सवाल पैदा करें तो कैसे करेंगे, क्या टोल्ड को आगे रख दें, टोल्ड आई यस्टरडे, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब मान लें कि आप बोलेंगे वहाँ पे डू हमने लगाया था, तो यहाँ पे हम इसके आगे डिड लगा देते हैं। आप देख सकते हैं, डिड आई टोल्ड यू। अब आपने टोल्ड को यहीं रहने दिया, इसमें यस्टरडे मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने इसके आगे डिड रख दिया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जैसा कि हमने बता रखा है कि एक सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती थी। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। तो अब क्या किया जाए भाई, डिड को तो बदल नहीं सकते क्योंकि पास्ट में रखना सेंटेंस को। तो लेकिन हम टेल को बदल सकते हैं, डिड आई टेल यू यस्टरडे, तो यहाँ पे जो टोल्ड है उसको हम टेल में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रखें, जिसमें डिड आ गया वहाँ पे कोई सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं आएगा। हमेशा जो सेकंड मैन जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट में आएगी।
ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बस आप आंख बंद करके देखें कि अगर सेंटेंस डेड में है तो ध्यान रखें आगे और पीछे कहीं पे भी कोई सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो हमेशा, सेकंड और थर्ड दिखनी ही नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुपरफ्लुअस जो होते हैं। इसमें हम बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिनमें हम ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम सेकंड वर्ड और ऐड करके उनको और ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कई बार नेगेटिव दो वर्ड यूज करके स्टेटमेंट पॉजिटिव बन जाती है। इसका रीज़न ये है कि हम सेंटेंस को हिंदी से सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं या ऐसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं बगैर दिमाग लगाए, ग्रामर का यूज करें। सबसे बड़ा जो फॉल्ट क्रिएट होता है वो इसी से होता है कि हम हिंदी की ग्रामर को इंग्लिश में घुसा देते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर में बहुत फ़र्क है। हम कई बार वर्ब को नाउन की तरह यूज़ कर देते हैं, नाउन को वर्ब की तरह यूज़ कर देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जो प्रीफिक्स से जो स्टार्ट होते हैं, जिनका आगे री लगता है। रिवर्ट, रिवर्स, रिप्लाई, रिकॉल, रिसीड, रिपीट, और हम क्या करते हैं इनके बाद में बैक ऐड कर देते हैं। अब ध्यान दें, जैसे ये वर्ड है रिसीड, तो सीडेड होता है किसी चीज़ को दे देना या कोई हमसे उस चीज़ को ले ले। पानी किनारे पर चढ़ रहा है तो किनारे पे वो एक तरह से कब्जा कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं कि उस किनारे पे वो कब्जा कर रहा है। तो वो जो जितने भी वहाँ पे किनारा है वो पानी के अंदर चला गया है, वो पानी के पास चला गया है। लेकिन जब वो पानी नीचे जाता है, जैसे कि ज्वार भाटा टाइड्स होते हैं, तो पानी पीछे जा रहा है। उसके लिए एक रिट्रीट वर्ड यूज होता है आर्मी के लिए। जब पुलिस और आर्मी जो लड़ती हैं तो जब वो वापस हट जाते हैं उसको रिट्रीट बोला जाता है। तो इनमें अब देखिए पानी पीछे हट रहा है किनारे से, तो रिसीड उसको बोला जाता है। तो आप उसमें रिसीड बैक लगा देंगे, जब पहले ही वो पीछे हटता है तो आप उसमें बैक क्यों लगाएंगे। बोलते हैं सर रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा बोलना, तो अगेन क्या होता है उसमें, रिपीट का मतलब ही स्टेटमेंट को दोबारा बोलना होता है। तो ध्यान रखें ये वर्ड जहाँ पे भी री वाला वर्ड आ जाता है उसके पीछे गलती से बैक ना लगाएं। ईमेल में लिखते हैं सर प्लीज़ रिवर्ट बैक एज सुन एज पॉसिबल। भाई रिवर्ट का मतलब ही होता है कि आप उसका वापस से रिप्लाई करें, तो बैक लगा के आप अपनी ईमेल को और बेकार कर रहे हैं, अपनी ग्रामर की मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा होता है, आप देखते हैं हम बोलते हैं अटैच टुगेदर। अटैच का मतलब ही दो चीज़ों को जोड़ना है, तो टुगेदर का मतलब क्या है कि अटैच का मतलब किसी को दूर करना थोड़े कि दूर करके उनको जोड़ो। अटैच का मतलब ही टुगेदर होता है, मर्ज का मतलब टुगेदर होता है। सपोज और इफ़ दोनों के एक ही मीनिंग होता है, या तो इफ़ यूज़ करें या सपोज करें। एग्जैक्टली सेम, सेम का मतलब क्या है, एक जैसा। तो एग्जैक्टली सेम क्या होता है, कुछ नहीं होता। बोलते हैं वो कम्प्लीटली राउंड है। आपने कभी आधा राउंड देखा है, हर चीज़ ही कम्प्लीटली राउंड होती है। जब कम्प्लीटली जो राउंड, जब वो पूरी राउंड ही होगी तो उसमें मतलब जब वो पूरी एक पर्टिकुलर शेप में होगी तभी उसको राउंड बोला जाएगा। कम्प्लीटली राउंड, हाफ राउंड और सेमी पार्शियल राउंड ऐसा कुछ होता नहीं। अब ये देखें सम टोटल, सम और टोटल दोनों का मतलब ये कि या तो सम यूज़ कर लें या टोटल या यूज़ कर लें। पर्सनल ओपिनियन, आपसे कोई आपका ओपिनियन पूछता है तो वो आपका पर्सनल हुआ है ना। आप ऐसे थोड़े ही आप 50 लोगों को ओपिनियन अकेले दे रहे हो, तो ओपिनियन हमेशा ही पर्सनल होता है, तो उसके साथ पर्सनल ओपिनियन क्या लगाना। उसके बाद फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट का मतलब है गिफ्ट वही है जिसमें आपने कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया तो वो गिफ्ट पहले से ही फ्री है, उसमें फ्री क्या करेंगे आप। एक होता है सहारा डेजर्ट। सहारा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है डेजर्ट। तो इसमें सहारा डेजर्ट बोलना एक तरह से सुपरफ्लुअस हो जाता है, लेकिन अपन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम हिंदी में बोलें रेगिस्तान डेजर्ट। हमें पता है हिंदी में रेगिस्तान डेजर्ट होता है और इंग्लिश में फिर डेजर्ट और ऐड कर दिया, तो ये इस वर्ड की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने फिर भी इसको ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया है उसमें। अब चलते हैं इनका समाधान क्या है। इनका समाधान कुछ नहीं है, डिक्शनरी से इनके मीनिंग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा। ये इसका सिंपल समाधान है। एक होता है एडिंग लोकल डायलेक्ट्स। ये 3 बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखा होगा कि आपने बहुत लोग ना ऐड कर देते हैं एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। आपने देखा होगा ये अपन नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, अरे डू इट ना, अरे गो ना, अरे लीव ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे बढ़िया है कि आप उसको एम्फेसाइज करने के लिए जस्ट डू इट। आपने नाइकी का देखा होगा जस्ट गो, तो वहाँ पे ऐड आप इस तरह से उसको सुधार सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ऐसा ही है कि आप अपने लोकल डायलैक्ट को लगा के उसमें कई बार ये बहुत इरिटेटिंग लगता है।
अपन के देखेंगे कुछ पीपल यहाँ या ऐड करते हैं साउथ में, इंग्लिश में जब बोलते हैं तो आप उनका एक्सेंट से ही पता चल जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आप देखें, एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको Look in the center. What happened in the medicine? तो ये देखें, इसमें हर वर्ड में ही या ऐड कर रहे हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको बदल सकते हैं क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नुकसान तो होता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कई बार बहुत बेकार लगती है, थोड़ी सी फ़नी लगती है, बेकार तो मैं उतना नहीं बोलूँगा। कुछ स्पेलिंग के साथ हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है, बहुत लोगों को होती है कि कुछ को लिखना है या आप पेपर पर लिख रहे हैं तो रिकॉल करने में कई बार उनको आप सही ऑर्डर में रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब देखें, अचीव है, सीलिंग है, तो इसमें देखें जो ई और आई और ई है, ई और आई है, कई बार इनका ये नहीं पता चलता कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप देखें, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। आई हमेशा ई के पहले आएगा अगर इनसे पहले सी नहीं है तो। सी अगर स्टार्टिंग में आए तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब देख लें, बस उदाहरण देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अचीव, आप यहाँ पे देख लें, एच है तो आई पहले ई बाद में, लेकिन अगर एच की जगह यहाँ पे सी पहले आ गए तो ई पहले आई बाद में, हमेशा उल्टा ऐसा ऑर्डर होगा। आप देखें, यहाँ एल है तो आई ई, यहाँ एच है तो भी आई ई, यहाँ पे फील्ड है, एफ है तो भी आई ई, यहाँ पे एच है तो भी आई ई। लेकिन जहाँ पे सी पहले आ गया, यहाँ पे देखें सी है इसलिए ई आई, सी ई आई, सी ई आई। सीलिंग है, कंसीट है, डिसीट है, परसीव है, और ये रिसीट होता है, ध्यान रखें, इसको बहुत लोग रिसीट को बोलते हैं, पी साइलेंट है, ये रिसीट होता है, गिव मी द रिसीट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ सी होने के बाद भी देखो ई आई नहीं आएगा, आई ई आएगा। लेकिन फॉरेन है, यहाँ पे देखो सी नहीं है फिर भी ई आई आ रहा है। एफिशिएंट है, यहाँ पे सी है लेकिन ई आई नहीं आया, तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसा ये चीज़ होता है। इसके अलावा कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और भी हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं, जैसे कि आपने एक एडजेक्टिव देखा होगा, डेफिनेट होता है, तो डेफिनेट से एडवर्ब बनता है डेफिनेटली। तो ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा मिसस्पेल्ड वर्ड है, जिसको ये बोला जाता है, ये गलत है, ATLY वाला, आप ये कभी ना बोलें। और इतना ध्यान रखें कि गलत स्पेलिंग कभी देखें नहीं, क्योंकि अगर आप गलत देखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर आप हमेशा सही चीज़ें देखेंगे तो आपको कोई गलत देगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये गलत है। तो ये एक बहुत ही कॉमनली मिस्टेकन जो ये स्पेलिंग है, सबसे ज़्यादा इसमें मिस्टेक की जाती है। लेकिन ये सही जो होती है वो डेफिनेटली होती है, ना कि डेफिनेटली, ये वाली जो होती है। प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद देखें, ये हायरार्की है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, लेकिन आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। हायरार्की, या तो रार्की को इधर रख सकते हैं या आर्की को बाद में रख सकते हैं। हायरार्की का मतलब होता है एक तरह से अनुक्रम, जो उसका होता है वर्गीकरण, आप बोल सकते हैं एक तरह से। थर्ड वर्ड है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की होता है जहाँ पे पुरुष प्रधान होते हैं, जहाँ पे जो जो बड़े, जो घर में सबसे बड़ा जो बुज़ुर्ग होता है वही उस फैमिली का जो हेड होता है। तो ये पुरुष प्रधान जो फैमिली आपने पढ़ी होगी। उसके बाद एक पैरोकियल होता है, पैरिश वर्ड से आया है इसमें, जिसका मतलब चर्च होता है, तो वो आपके विचारों पे एक तरह से लिमिटेशन लगाता है। तो पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण सोच वाला, नैरो माइंडेड। और एक ये है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है, कई बार इसकी स्पेलिंग देखें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसे MANOEUVR, मनूवर। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप इसको देख लें डिक्शनरी में, इसको एक बार देख लें, तो ब्रेक करके ऐसे उसको आप सुधार सकते हैं। ये 12th नहीं होता है, 12th होता है, इसमें F साउंड ज़रूर आता है। ये 12th होता है, बहुत लोग इसको गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। ये रिदम होता है, रिदम की कई स्पेलिंग बनती हैं। रिदम की जो राइम जो होती है RHYME होता है, लेकिन रिदम में THY और M के बीच में आ जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे अगर चलते हैं, एम्बेरस होता है ये, इसमें ध्यान रखें R और S डबल होता है, R और S हमेशा डबल होता है। एक ये है, इसकी स्पेलिंग को याद करने के लिए आप थोड़ा सा किसी वर्ड को हमेशा ब्रेक करके देखें तो अच्छा रहेगा। तो जैसे आप इसमें देखें, लिया इज ऑन,
आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं तो इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। लियाइजॉन हमेशा इसको अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में बोले तो इसको लियाजॉन बोलते हैं, और अगर अमेरिकन में बोले तो लियाजान करके कुछ ऐसा बोला जाता है। मेंटेनेंस इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो इसको ब्रेक कर लें मैन, टैन और एन से ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। ये भी बहुत मिसस्पेल्ड होता है प्रोनाउंसिएशन। तो यूके में तो इसको प्रोनाउंसिएशन ही बोला जाता है जैसे इंडियंस बोलते हैं, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन इसको बोला जाता है। तो इसको प्रोनाउन प्लसिएशन में कर लें, लास्ट वाला आसान है, इसमें शुरू में ही मिस्टेक होती है। और ये कंसाइंस नहीं होता है, ये कॉन्सेंस होता है। इसको यूके में कॉन्सियंस बोला जाता है और यूएस में कॉन्सेंस बोला जाता है। कै को वहाँ पे थोड़ा सा खे के साउंड में बोला जाता है, कॉन्सेंस इसको बोल सकते हैं आप। सबसे लास्ट में हम आते हैं रीडिंग लेटर CH। ये सबसे एक कॉमन मिस्टेक आपको मिलेगी। मैं 3 वर्ड देख रहा हूँ, आप इनको देखेंगे, आप इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कुछ पता नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका लफड़ा क्या है। CH होगा अगर वो वर्ड इंग्लिश ओरिजिन का है, जैसे मैच है, कैच है, फैच है, चाइल्ड है, चिली है, चेयर है, ठीक है। तो जब अगर इंग्लिश ओरिजिन का वर्ड है तो वो चह होगा। अब ये कैसा पता चलेगा, लेकिन ये तो वर्डों को पढ़ने के न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, मूवीज़ को देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर वो वर्ड फ्रेंच ओरिजिन का है तो CH को शै पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे शैप होता है, मशीन होता है, ये शैम्पेन होते हैं, इसमें जी साइलेंट है, कोई इसको शैम्पेजने या चैम्पेजने ना पढ़ ले। CH को क्या बोला जाता है अगर उस वर्ड का ओरिजिन ग्रीक है, ग्रीक से है, तो जैसे इसको खेओस बोला जाएगा, केमिकल आर्किटेक्ट। कई बार अमेरिकन इंग्लिश में क्या को थोड़ा खे के उसमें बोला जाता है, खेओस केमिकल आर्किटेक्ट। तो ये इसमें सिंपल सा है, ये काफ़ी वर्ड मिलेंगे। अब आप वापस से ऊपर के वर्ड को देखें तो ये फ्रेंच वर्ड है, ये रिकोशे है, ये टी साइलेंट है, ये रिकोशे है। रिकोशे का मतलब होता है रिबाउंड, एक वर्ब है। जैसे आप किसी रबर बॉल को बाउंस कराते हैं तो रिबाउंड होती है, इसको रिकोशे बोलते हैं, द बॉल रिकोशेड। और ये है अगला वर्ड जो है ये भी फ्रेंच है, आप इसको देखेंगे, ये मस्टैच, मस्टाच वस्टाच कुछ नहीं होता, ये मस्टास होता है। मस्टास, मस्टास का मतलब मूंछ होता है, जैसे कि आप पता होगा। कोई इसको मेलनचोली पढ़ रहा है, ये मेलनकोली है। मेलनकोली का मतलब सैड और उदास होना होता है, कि जो थोड़ा बीमार सा हो। अब एक वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अगर आप इसके ध्यान देखें तो कुछ लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं, कोई स्केड्यूल बोलते हैं, कोई शेड्यूल बोलता है, कोई शेड्यूले बोलता होगा। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शेड्यूल बोला जाता है, क्योंकि उनके पास ये वर्ड आया था फ्रांस से, तो वो इसको शेड्यूल बोलते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको स्केड्यूल बोला जाता है। इसका शेड्यूल इसलिए बोला जाता है कि उनकी डिक्शनरी जिसने कंपाइल की थी इस बंदे ने, उन्होंने देखा वर्ड के ओरिजिन के हिसाब से, उन्होंने उसको डिक्शनरी को उन्होंने बनाया, तो उन्होंने देखा कि इस वर्ड का ओरिजिन ग्रीक का है, तो उन्होंने इंग्लैंड पे ना जाके सीधा ये बोल दिया कि जहाँ से इसका ओरिजिन है तो यहाँ पे इसमें स्केड्यूल बोला जाता है, कै लगा देते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी फ़र्क मिलता है कई बार। ये एक छोटी सी स्टोरी है वर्ड ऑरेंज की। फ्रूट का नाम है, आपने देखा होगा ऑरेंज। ऑरेंज आपको पता नहीं होगा कि ये वर्ड इंडिया से गया है। संस्कृत में इसको नारंगी बोला जाता है, जो कि एक द्रविडियन वर्ड जो इसका ओरिजिन है, जो एक्चुअल जो ओरिजिन है संस्कृत भाषा से गया है। उसके बाद इसमें ये हमारे यहाँ से जब संतरा नारंगी बाहर जाता था, एक्सपोर्ट होता था, या जो ट्रैवलर्स थे उनके थ्रू गया, और वे विदेशों में गया, जहाँ सबसे पहले पर्शिया में गया। पर्शिया में जाने के बाद इसको पर्शियन लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता था, अरेबिक डेरिवेटिव से बना था जो। उसके बाद ओल्ड फ्रेंच में ऑरेंज बना, और इंग्लिश में भी ये बाद में ऑरेंज ही रह गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और बाकी लोग जिन लोगों को आपको लगता है कि जिनको ज़रूरत है तो आप रेकमेंड करें। फेसबुक पेज को लाइक करें, तो फेसबुक पेज है जिस पर मैं डेली वर्ड भी पोस्ट करूँगा, और ज़्यादा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी बनाऊँगा अगर आप ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। उम्मीद रहेगी कि आपको और बेहतर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। आज मेरा गला भी ख़राब है, तो आप इससे बने रहें, आपको और उससे तो बेहतर ही मटेरियल मिलेगा इंग्लिश का। मैं इतना आपको बता देता हूँ कि धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को ऐड किया जाएगा, और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।